नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम हल्ला बोल करेंगे 2024 को लेकर कांग्रेस के दावों पर और जानने की कोशिश करेंगे कि उन दावों में दम कितना है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड की रैली में दावा किया कि 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी। उस सरकार की अगुवाई कांग्रेस करेगी। खड़गे ने बताया कि इसके लिए दूसरी पार्टियों से बात भी हो रही है। अब सवाल यह कि कांग्रेस के अध्यक्ष क्या संदेश देना चाह रहे थे और किसको संदेश देना चाह रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को चुनौती दे रहे थे या फिर विपक्ष की उन दूसरी पार्टियों को चुनौती दे रहे थे जो पीएम पद पर दावेदारी का सपना देख रही है। आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, कितनी सीटें मिली, उनका वोट शेयर क्या रहा। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि किन किन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और उन राज्यों में दोनों पार्टियों में कितने कितने सांसद हैं। आज हम हल्ला बोल में इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि दूसरे और तीसरे मोर्चे की चर्चा के बीच कांग्रेस का सपना कैसे पूरा हो पाएगा। हम इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सारी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की अगुवाई में एकजुट होने के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा होती है तो ये कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और संसद में सरकार की घेराबंदी के बाद कांग्रेस बम बम है। ऐसी बम बम की 2024 में अपनी अगुवाई में सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। सुनिए। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views. How to win 2024. कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड में रैली कर रहे थे। उसी नागालैंड में जहां 2 दिनों पहले अमित शाह ने कहा था कि 2024 में कांग्रेस ऐसे गायब हो जाएगी कि दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी। देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। अमित शाह के जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक तीर से 2 निशाना लगाया। बीजेपी को चुनौती भी दी और विपक्ष के साथियों को ये भी बताया कि सरकार बनी तो सिर्फ कांग्रेस की अगुवाई में ही बनेगी। The BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course, Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. कांग्रेस ने 2024 में जीत का दावा तो किया, लेकिन बीजेपी को उस दावे में दम नजर नहीं आ रहा। 2024 के जो मुद्दे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी ऐसी घबराई हुई है, क्योंकि जब वो मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं तो वो इंटरनेशनल साजिश की बात करते हैं। हमने अपने घटक दलों के साथ मिलकर ऐसी सरकार चलाई और हम बिल्कुल इससे नकारते नहीं है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ बीजेपी का सामना करेंगे। मैं जो देश में देख रहा हूं उसके आधार पे जो इनके 41-42 है ना, उसमें आधे भी आ जाए दोबारा तो मुझे आश्चर्य होगा। कांग्रेस की उम्मीदें हैं, कांग्रेस के दावे हैं, कांग्रेस के सपने हैं, लेकिन वो पूरे होंगे कैसे। चुनौतियां बेशुमार है। विपक्ष एकजुट दिखता तो है, लेकिन वक्त पर एकजुट रहता कहां है। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने जब से बीजेपी का दामन छोड़ा है तब से विपक्षी एकजुटता की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो कोशिशें कामयाब कहां हो रही। तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कही थी है। अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खड़गे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है
वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है, हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के दावे में रोड़ा सिर्फ विपक्षी एकता की चुनौती का नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती मोदी मैजिक का काट ढूंढने की है। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है। ये सही है कि कांग्रेस की मौजूदगी पूरे देश में है, लेकिन ये भी सही है कि कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के वजूद को करीब करीब खत्म कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस को हकीकत के हिसाब से अपना दांव और अपनी रणनीति तैयार करनी होगी, शायद तभी दावे पूरे होंगे। आज तक ब्यूरो। तो गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM के। जूही बिस्वास, हमारे साथ प्रवक्ता TMC की जुड़ रही है। संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। पहला प्रश्न वही है जो इस रिपोर्ट का सार था, और वो ये है कि ये बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं या भभकी है उन पार्टियों को जो तीसरे मोर्चे का सपना देख रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार हो, उधर से आपने देखा है कि ममता बनर्जी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। उन सबसे बात हो गई है क्या? सब कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है? देखिए अंजना जी, आज जो खड़गे जी ने कहा, उनका मैसेज बहुत क्लियर था कि अब जब जनता के मुद्दों पे चुनाव जब लड़ा जाएगा 2024 में, तब विपक्ष का एक ही मुद्दा है कि कैसे देश को भाजपा के कुशासन से बचाए। काफी मतभेद हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, पर कांग्रेस एक पार्टी ऐसी पार्टी के जो हर राज्य में है, कई जगह ऐसा भी है जहां पे जो स्थानिक पक्ष है वो मजबूत है। बट कांग्रेस की एक जिम्मेदारी है राष्ट्रीय पक्ष होने के नाते कि सबको साथ में लेके आए, और उस जिम्मेदारी को कांग्रेस पार्टी निभाएगी। और बहुत बड़ा काम जो भारत जोड़ो यात्रा ने किया है अंजना जी, सबको जोड़ने का काम किया। और भारत जोड़ो यात्रा से एक जो मैसेज गया है कि अब जनता के मुद्दों पे राजनीति होगी। जो राजनीति भाजपा की आदत रही है कि हिंदू मुसलमान पे लेके जाए या उनके फर्जी राष्ट्रवाद पे लेके जाए, अब ये नहीं होगा। अब महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी। जिस प्रकार की अभी हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो हालत है, जनता के 20 लाख करोड़ से ज्यादा धुल चुके हैं, ये मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, जहां पे भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। भाजपा के पास सिर्फ दो चीजें, या तो फर्जी हिंदू मुसलमान करेंगे या अपना फर्जी राष्ट्रवाद करेंगे। ये दोनों मुद्दे अब एक्सपोज हो चुके हैं, जनता समझ चुकी है। और आने वाले दिनों में जो मैजिक की आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा, और जनता अब अपने मुद्दों पे सरकार को चुनेगी। डर पे चुनाव नहीं जीतेगी, डर पे चुनाव नहीं लड़ेगी, डर पे वोट नहीं देगी। ये जनता का फैसला है, ये हमने भारत जोड़ो यात्रा से देख लिया। ठीक है, मुझे इंतजार है। गौरव भाटिया जुड़ गए। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के साथ रोहन गुप्ता ये दम भर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर अब देश में चर्चा होगी। अब आप लोग हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे नहीं उछाल पाएंगे, और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए तमाम पार्टियां एकजुट हो जाएंगी 24 में। देखिए, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यही कहेगी जनता कि कहां पड़े हो, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में भाजपा के टक्कर में कोई नहीं है, ये हर कोई जानता है। और जहां कांग्रेस की बात आती है तो मैं इतना ही कहूंगा, महागठबंधन बनाने का प्रयास पुनः 2024 से पहले किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और ये बात मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। आज कांग्रेस की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है अंजना जी। और आप इनसे अगर एक सवाल केवल पूछ लें कि क्या इनके पास कोई नेता है, या राहुल गांधी नीतीश कुमार को, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, शरद पवार को, अखिलेश यादव को नेता बनने का अवसर देंगे? इनका साथ आना केवल एक वजह से है अंजना जी, और वो वजह है कि इनको सत्ता की भूख है, इनका पेट भरता नहीं है, और ये केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, देश की सेवा नहीं करना चाहते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जैसे गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, वैसे
ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और ठीक है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हो सकता ठीक है, आपकी इसी बात का कि जवाब दो लेते विकेट में भी हैं इनका रोहन है। जी। और आपसे एक विनती भी, अगर आप कैमरे की तरफ देखेंगे तो बेहतर आउट, मुझे लगता है जूम या किसी लिंक से आप कनेक्ट हुए हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपका यहाँ पर ठीक से आउटपुट मिलना। मिस्टर गुप्ता, वो पूछ रहे हैं नेता कौन होगा। तो अगर कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी 2024 में, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 100 मोदी शाह भी आ जाए तो अब कोई नहीं रोक सकता है, इधर से कौन आएगा? राहुल गांधी नेता होंगे, पीएम बनेंगे? पहली बात तो भाजपा प्रवक्ता ने जो कहावत कही कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये कहावत तो भाजपा के लिए ही है। जो एनडीए था, आज इनका सबसे बड़ा ऑफिशियल समर्थक जो है वो तो 4 निर्दलीय है। बाकी उन्होंने जो शिंदे तोड़ फोड़ के किया वो है। ये एनडीए में अगर एक भी पार्टी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती है, हाँ। जो इनके साथीदार थे 20-20 साल के, वो अगर इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं तो जनता इन पे क्या भरोसा करेगी? तो ठगा तो इन्होंने सबको है। अब और मेरे मुद्दा सवाल का उन्होंने जवाब कहा दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। वो यार मुद्दा है कि कौन। देखिए अंजना जी, ये जनता तय करती है। हमें वो अहंकार नहीं है कि भी हम ये कहें कि ये नहीं, आज कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व करेगी और जो जनता तय करेगी वो उसके सामने होगा। पर ये लड़ाई मुद्दों की है, ये व्यक्तिगत अहंकार की लड़ाई नहीं है। ये मोदी या शाह की बात नहीं है। जनता के मुद्दे क्या है? क्या मोदी जी बेरोजगारी हटा पाए? क्या मोदी जी महंगाई हटा पाए? क्या मोदी जी धार्मिक ध्रुवीकरण हटा पाए? नहीं। जनता को अपने मुद्दों पे चढ़ना है, जनता को अपने मुद्दों पे वोट देना है। अब जनता की बात कीजिए ना, इतना अहंकार क्यों दिखा रहे हैं? और आप ये गौरव भाटिया गुजरात की बात करते हैं, क्या हिमाचल देश के नक्शे से बाहर हो गया? वहां पे मोदी जी ने प्रचार किया था, वहां पूरे भाजपा की टीम लगी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके वहां से हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पे चेंज क्या हुआ अंजना जी? वहां पे चुनाव को हम लोकल इश्यू पे और जनता के मुद्दे पे लड़ने में हम लोग सफल रहे और हमको परिणाम मिला। और यही अब पूरे देश में होने जाना है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने भी एक चीज सीखी है कि हम जनता को आगे रखेंगे तो जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। जनता के मुद्दे ही मुख्य मुद्दे होंगे। बाकी भाजपा का जो अहंकार है ना कि हमारे सामने कौन या मोदी जी के सामने कौन, जनता जब पलट करती है ना तब बोलती नहीं है। ये अहंकार धूल में मिल जाएगा। किसी का अहंकार नहीं चला है, इसलिए मैं अहंकार से बात नहीं करूंगा। जनता जनार्दन का जो फैसला होगा स्वीकार होगा, पर हम जनता के मुद्दों को जनता के साथ आगे मिलकर इस अहंकारी सरकार से लड़ेंगे। फिर जनता तय करेगी कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब चलिए इसका जवाब आप दीजिएगा गौरव भाटिया जी। एक मैं सबसे रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर एक साथ बोलिएगा। अनुराग भदौरिया जी, मैं आ रही हूँ सर। अनुराग भदौरिया जी, उत्तर देना चाहता हूँ। किसके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ही तमाम पार्टियां आएंगी? मल्लिकार्जुन खड़गे अनाउंस कर चुके हैं, तो आप शामिल हैं इसमें? देखिए, बड़ी कमाल की बात है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी जब ये बात करती है तो सबसे ज्यादा ठगी तो जनता गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इस देश के अंदर में, अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो जनता को हुआ है, जो खासकर युवाओं को हुआ है। भाई उनको तो रोजगार मिला नहीं, रोजगार का इंतजार करते रहे। किसान बेचारा अपना इंतजार करता रहा कब उन्हें एमएसपी की उनके रेट मिल जाएंगे, कब उनका जो मूल्य है पूरी तरह से मिल जाएगा, कब उनके इक्विपमेंट में थोड़ी छूट मिल जाएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। किसान की इनकम कब दोगुनी हो जाएगी, वो तो बेचारे इंतजार ही करते रहे। 1 साल तक धरने पे भी बैठे, उसके बाद कानून वापस ले लिया, लेकिन उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है। तो सवाल इस बात का है कि महंगाई की हालत देख लीजिए। आज 8% से ऊपर महंगाई है, सॉरी यहां पे महंगाई 6% के ऊपर है आज भी, और बेरोजगारी दर भी 8% के ऊपर है। तो ठगा कौन गया है? देश की जनता ठगी गई है। इसका जवाब देश की जनता वोट के माध्यम से देगी। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के बाद किसकी सरकार बनने वाली है। ये तो तय है कि बीजेपी 2024 में जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि विपक्ष की सरकार बनेगी। लेकिन ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी सीटें ज्यादा होती हैं, जो ज्यादा सीटों से जीत के आता है, जिस पार्टी के पास संख्या ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है वो उसको नेतृत्व मिलेगा। अब संख्या किसकी ज्यादा आती है ये तो जनता तय करेगी 2024 में। लेकिन जिसकी ज्यादा संख्या होगी, खड़गे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए भी देखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी। अगर उनको नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अगर हम इसी बात को कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमारी संख्या ज्यादा आएगी। कोई भी नेता कह सकता है कि उसकी संख्या ज्यादा आएगी, इसमें कहने में क्या दिक्कत है किसी को? मुझे ये समझ में नहीं आया। तो हर कोई अपने आप को एसेस करता है कि कहता है। अनुराग जी, कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, तो आप उनका साथ देंगे नतीजों के बाद? राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे? कांग्रेस की सबसे ज्यादा सुन तो लीजिए, फिर वही बात आ गई, ये एजेंडा हो गया। अब आपका सवाल एजेंडे पे चला गया। मैंने आपको कितनी अच्छी तरह बताया कि सारे राजनीतिक दल एक साथ बैठेंगे, विपक्ष के लोग
आपस में मीटिंग होगी, तय होगा, एक लीडर चुना जाएगा, लीडर मीटिंग से चुना जाएगा, कोई ऊपर से पैराशूट लीडर नहीं आएगा भाई। ये तो जब सारे दल बैठेंगे चुनाव के बाद तो वो तय कर लेंगे। 5 सेकंड का काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। इसके पहले सरकारें नहीं बनी क्या? गुजराल साहब नहीं बने थे, देवगौड़ा जी यहाँ पे नहीं बने थे क्या? और नेता यहाँ पे नहीं बने? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मनमोहन सिंह जी भी बने थे। जब आपने कहा ना 5 सेकंड में तय हो जाएगा पीएम कौन बनेगा। 5 सेकंड में 5 साल की सरकार आप लोग बना लेना फिर। ठीक है, मैं लौट आप ही ने कहा। बिल्कुल, जूही जी जल्दी से कमेंट टीएमसी की तरफ से। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कांग्रेस की अगुवाई में जी 24 में सरकार बनेगी। स्वीकार्य होगा आपको कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व? एंड राहुल गांधी का ऑडियो नहीं आ रहा उनका, एक सेकंड हाँ बोलिए। आज राहुल गांधी के जो रिमार्क्स उन्होंने किए हैं कि तृणमूल कांग्रेस के पास पैसे हैं इसीलिए सब जगह में जाके ये सरकार गठन करना चाहते हैं और मेघालय में भी ये लोग चुनाव लड़ने गए हैं। तो हम लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि कांग्रेस का विजन क्या है, क्या विचारधारा है कांग्रेस का, ये पहले साफ किए करें। उनके नेतृत्व में लड़ने का सवाल बाद में आएगा। पहले तो वो कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो त्रिपुरा में और बंगाल में सीपीएम के साथ लड़ता है और वो लोग सीपीएम के साथ एक साथ होकर गठबंधन करते हैं और केरला में सीपीएम के अगेंस्ट में लड़ता है। ऐसा पार्टी है जिसका ना कोई विजन है ना कुछ इनका विचारधारा है। आज एक डूबने वाला जहाज है कांग्रेस तो बोल रहा है 45 इलेक्शन और उस पार्टी आके हमको ज्ञान दे रहा है तृणमूल कांग्रेस को कि ये पैसा देके चुनाव लड़ने जाते हैं मेघालय में। तो हम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक बार बोलेंगे आपका विचारधारा पहले साफ कीजिए, आपका विजन क्या है, 5 साल में करने क्या वाले हैं ये बताइए। बीजेपी तो ठीक है, आप नौकरी नहीं दे पाए और देश में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हाई है, सब हम मान रहे हैं बीजेपी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कौन होता है जो तैयार करने वाला, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? देश की आम जनता ये तैयार करेंगे देश में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये थर्ड फ्रंट में भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपके सवाल का रोहन जी से जवाब लूंगी। वो भी कह रही है कि किसी राज्य में आप किसके साथ लड़ते हैं, दूसरे राज्य में उसी पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं। आपकी विचारधारा क्या है साहब, आपका विजन क्या है? आप सबको टीम बी बोलते हैं और टीम बी सबसे ज्यादा सुनने वाले पार्टी के नेता वारिस पठान साहब हमारे साथ हैं। वारिस साहब, आपका एक रिएक्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी 24 में। आपको तो कोई चिमटे से भी नहीं छूना चाहता सर। देखिए अंजना जी, बात तो सत्य नहीं, वो तो कोई बात तो सत्य है और सच भी है कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है उन्होंने पूरी तरह से देश में नफरत फैला दी है, सेकुलर फैब्रिक को खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं, संविधान को नहीं मानते, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ गई और हर इंसान ये चाहता है कि बीजेपी को हराना है। हमारा भी मकसद मंशा एक ही है कि हमको किसी भी तरह बीजेपी को हराना है। और सुन लीजिए, मोदी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन जरा भी नहीं है अगर विपक्ष चाहे तो। मगर विपक्ष के अंदर आप देखो क्या हो रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे हैं कि हम हराएंगे, हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उनको बनना है या राहुल गांधी को बनाएंगे। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमारे साथ आओ, हम हराएंगे, हम बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। केजरीवाल साहब अलग सपना देख रहे हैं। ममता दीदी की पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, वो सोच रही है कि मेरे साथ आओ, हम जीत जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो देश का तो एक ही प्रधानमंत्री होगा ना। अगर विपक्ष एकजुट हो गया, तू मैं बंद कर दिया तो इस वक्त उनको हरा सकते। हमने भी कहा है कब से, हम तो बोल रहे हैं आओ हमारे साथ, हम हराएंगे बीजेपी को, हम ताकत रखते हैं भाजपा को हराने की। हमने तो एग्जाम्पल भी सेट किया है 2019 में, कैसा उठा के फेंका था 20 साल के इनके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने औरंगाबाद से हरा के फेंक दिया हमने। हम हराने की ताकत रखते हैं, मगर इनको नहीं, इनको घमंड है। और आज तो देखिए अनुराग जी बैठे हुए समाजवादी पार्टी के, तो आज तो अखिलेश बाबू ने एक भेष ही चेंज कर दिया, पूरा सब शेरवानी पहन ली। अरे बदलता है रंग आसमान शेरवानी कैसे पर आपका कैसे कॉपीराइट है क्या? हाँ, शेरवानी पहन लिया। शेरवानी पर ओवैसी जी का कॉपीराइट है क्या? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर है शेरवानी पहनने से नहीं, कॉपीराइट नहीं है, मगर शेरवानी तो आपने पहन लिया। मगर जो मुसलमानों के वोट लिए उनको तो आपने
यूपी के चुनाव के बाद टोपी पहना दिया। अरे शेरवानी की थोड़ा लाज करो, शेरवानी की कदर करो, जाओ थोड़ा वहां पे राजस्थान हरियाणा की तरफ। अरे जिनके नाम पे वोट लिया मुसलमानों को, आज उनको वहां पे मॉब लिंचिंग करके मार डाला। जाओ वहां पे, रास्ते पे लोग खड़े हो गए, महापंचायत लगा के और बोलते, पुलिस को धमका रहे कि कोई भी अगर आया FIR लॉन्च करने तो उसको मारा जाएगा, काटा जाएगा। कब? अरे न्याय की भी तो बात करो ना। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं रोहन जी, ये बोलते हैं उनको 90% मुसलमान के वोट चाहिए। अरे वोट तो चाहिए मगर मुसलमान का नाम तो जुबान से खोलो। अरे जाओ गहलोत जी को बोलो ना, जाए राजस्थान में, वहीं तो हुआ है। अरे क्यों नहीं जाते वहां पे? नजदीक है ना, 5 मिनट के रास्ते पे चले जाएंगे। नहीं जाएंगे ये लोग, मुसलमान का नाम लेने से कतराएंगे, फिर बोलेंगे वोट दो। क्यों देंगे भाई फिर आपको वोट? हाँ, जब आप हक की लड़ाई लड़ना जानते हो, खाली क्या प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है? देखो हमको तो नहीं बनना है प्रधानमंत्री, हमको तो नहीं बनना है चीफ मिनिस्टर। हम तो चाहते हैं कि न्याय हो, देश में इक्वालिटी हो, सबको अपना अपना अधिकार मिले, महंगाई बेरोजगारी कम हो। आओ लड़ेंगे, हराएंगे। मगर नहीं, मुसलमानों को स्टेज से धक्का मार के उतारेंगे, फिर बोलेंगे हम जीतेंगे और बीजेपी को हराएंगे। अरे बीजेपी को हराना है ना तो प्रॉपर रीत से आइए, वो तस्वीरें जरा निकाल लीजिए। आज जब योगी जी बजट पेश कर रहे थे, हमारे साथ हराएंगे। ठीक है, ये देखिए अखिलेश यादव, ये काला वाला ये शेरवानी का क्या चक्कर है मिस्टर भदौरिया? देखिए कमाल की बात है। देश के अंदर में चर्चा बजट पे होनी चाहिए कि बजट अच्छा है कि बुरा है, कैसे लोगों को यहाँ पे लोग लुभावन बजट दिया जा रहा है। तो चर्चा किस पे आ रही है? कौन शेरवानी पहन के आया है, कौन कुर्ता पाजामा पहन के आया है, कौन सदरी पहन के आया है, कौन धोती कुर्ता पहन के आया है? ये चर्चा का विषय है क्या? अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कपड़े पहनना किसी के चर्चा का विषय हो जाएगा क्या? कपड़ा पहनना तो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। बजट का दिन है भाई, लखनऊ का इसको हम कहते हैं अवध में इसकी तो एक फैशन है शेरवानी पहनना। अवध के लोग इसको अपनी माने कहते हैं ना कि फैशन की तरह पहनते हैं, तो उसको पहनना कौन सी बड़ी चीज है भाई? हमने शेरवानी पहन ली, कभी सदरी पहनेंगे, कभी कुर्ता पजामा पहनेंगे, कभी यहाँ पे पैंट शर्ट पहना जाएगा। तो क्या कपड़ों पे चर्चा करेंगे हम लोग, या देश के असली मुद्दों को छोड़ देंगे? महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार या विकास की राजनीति छोड़ के हम लोग इस पे बहस करेंगे किसने क्या कपड़े पहने? अरे विधानसभा में 400 से ज्यादा विधायक हैं, कौन क्या कपड़ा पहन के आया था? अगर कैमरा घुमा के देख लीजिए तो सबके कपड़े अलग अलग है। तो आप क्या कपड़ों पे ही चर्चा करेंगे? ये देश की क्या हो गया इस देश को? अंजना जी, देश कहां जा रहा है? ये बीजेपी देश को कहां ले जाना चाहती है? क्या चर्चा नहीं रंगों पे होगी, कपड़ों पे होगी? कमाल है भाई, उनका नाम लेने को क्यों डरते हो? कमाल है भाई, मैंने कपड़ों पे चर्चा होने लग जाएगी तो ये तो पता चलता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है। एजेंडा पता चलता है कि आपको मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है। चर्चा करनी है तो आप बजट पे चर्चा करिए ना। आपको चर्चा करनी है, बजट अच्छा था बुरा था, आइए उस पर चर्चा करते हैं कि पिछला जो आपने बजट पेश किया था उसका कितना परसेंट आज तक आपने उत्तर प्रदेश में खर्च किया, और जो नया बजट लेके आए इसका कितना परसेंट आप खर्च कर पाएंगे? आइए इस पर चर्चा करते हैं। आज तक की रिपोर्ट है कि पहला जो बजट था जिसमें 6,15,000 करोड़ रुपए आपने बजट पेश किया था, जिसमें कितना परसेंट आप खर्च कर पाए? अगर हमारे पास आंकड़े तो अनुराग जी आप मत भिड़िए। कहाँ शेरवानी पे आप ही कह रहे थे, शेरवानी पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? शेरवानी पे आप बोलते चले जा रहे हैं। अब बोला कुछ विधायकों ने जो समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि हमारा मन आया तो हम सब ने काली शेरवानी पहन ली। लेकिन सवाल संगीत रागी जी ये है, संगीत रागी जी सवाल ये है कि विपक्षी एकजुटता अगर होगी तो मतलब अगर 40% और उसके आसपास बीजेपी के पास वोट है तो बाकी के जो फीसदी वोट है इस देश में वो सरकार के खिलाफ जाएगा और वहां से एक बड़ा मौका आएगा विपक्ष के लिए। रागी साहब देखिए अंजना जी, दो सवाल है, क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, और दूसरा सवाल है क्या विपक्ष एकजुट होकर भी नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा। विपक्ष एकजुट इसलिए नहीं हो पाएगा, विपक्षी एकता के लिए बहुत आवश्यक है कि कोई एक ऐसा बड़ा मुद्दा हो जो एंकर की तरह सारे विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर के आए। दूसरा, एक सर्वमान्य उनमें एक नेता होना चाहिए जिस पर सबकी आम सहमति हो। आपको ध्यान होगा कि जब जेपी आंदोलन हुआ था तो जेपी सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे थे। राइट विंग, लेफ्ट विंग, सारे जितने पार्टियां थी, जितने घटक थे, वो सारे जेपी के साथ आकर के खड़े हुए थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का नेतृत्व आया तो उस समय राइट और लेफ्ट सारे एक साथ आकर के, और 2004 में क्या हुआ? मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। देखिए 2004 में कोई विपक्षी एकता हो, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल
तो जब तक विपक्ष एकता की मुझे कोई ऐसी संभावनाएं दिख नहीं रही हैं, क्योंकि यहां पर जितने क्षेत्रीय घटक हैं सब अपने आप में स्वयंभू हैं और सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। दूसरी बात, क्या विपक्षी साथ रह करके भी नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? आप जरा अंदाजा लगाइए कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी को शून्य बटा सन्नाटा है। त्रिपुरा में अकाउंट ही नहीं खुलता है। कैलकाटा जो है, कई ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा में उनके अकाउंट ही नहीं खुल पाए हैं। कांग्रेस एक ढंग से क्षेत्रीय दल के रूप में आ गया है। इसके अतिरिक्त यदि आप लोकसभा का पिछला चुनाव देखेंगे तो ऐसी 2 राज्य हैं जहां से कांग्रेस को 23 प्रतिनिधि हैं, वो इस बार और भी कमने वाले हैं वहां से। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने 52 और 54 का आंकड़ा भी आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी कर पाएगी या नहीं। भारत जोड़ो यात्रा एक पानी पर लकीर खींचने जैसी है। बेशक राहुल गांधी इतनी दूर चल चुके हों, लेकिन इससे संगठन को कोई बड़ी ताकत मिली हो, मुझे ऐसा नहीं है। चौथी बात, अपनी बात खत्म कर देता हूं। राष्ट्रवाद, बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। 10 सेकंड में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकासवाद और सामाजिक न्याय जो जमीन पर उतरा है उसको मात देने में ये सारे गणितीय समीकरण फेल करेंगे। ये कोई भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए गौरव जी, सबकी बातों का जवाब दीजिए। आपने सुना है, और क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी विरोधी विचारधारा, जिसमें वो कहते थे मैं प्यार की दुकान खोल रहा हूं, मैं प्यार जो नफरत देश में मजहब के नाम पर है उसको मैं मरहम लगा रहा हूं, वो एक विचारधारा को उन्होंने जमीन दी है इस देश में, और वो क्या आपके लिए चैलेंज नहीं है? अंजना जी, एक एक करके हर किसी की बात का उत्तर देता हूँ। हाँ। सबसे पहले तो राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा में कह रहे थे कि मोहब्बत के, उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और उसके बाद पवन खेड़ा ने जो बयान दिया अमर्यादित प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी पे, तो वो साफ हो जाता है कि क्या कहना चाह रहे थे। वो मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोल रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी। ये बात अमित शाह जी ने क्यों कही? क्योंकि आज इनके पास ना नेता है ना विचारधारा है। आप देखिए, असम में AIUDF के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, वहां सरकार नहीं बनी। बदरुद्दीन अजमल अलग हैं, ये अलग हो गए। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? लेफ्ट के साथ गठबंधन किया। सीटें कितनी आई अंजना जी? वहां पे 0 आई, 0 मिला। और उसके बाद अब जो है एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज अपनी खुद की भूमि ढूंढ रही है। जो पार्टी कभी भारत की सबसे बड़ी पार्टी होती थी और दूसरों को टिकट देती थी बता के, आज वो भीख का कटोरा लेके जा रही है कि मेरे साथ गठबंधन करोगे। उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सपा से गठबंधन हो, लेकिन सपा ने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये क्या दर्शाता है कि किसी का भी विश्वास आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है। और एक बात पे और कह दूं, 2019 के बाद जो कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, जनता उसका जवाब देगी। जैसे अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ, देश में एक हर्ष का माहौल था, लेकिन उसका विरोध किया। भव्य राम मंदिर, भगवान राम काल्पनिक है, बनना तैयार हो गया है ना, जनता इनको जवाब देगी। नेशनल वॉर मेमोरियल ये नहीं बना पाए, केवल विरोध करना जानते हैं। CAA, NRC, हर बात का विरोध करना। आपको लगता है इस नकारात्मक राजनीति को क्या जनता बर्दाश्त करेगी? आपके शो में, एक मिनट अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मुझे सबकी बात का जवाब देना है। आपके शो पे अभी क्या हुआ देखिए, TMC की प्रवक्ता ने खरी खोटी कांग्रेस को सुना दी। क्यों सुना दी? क्योंकि इन पे कोई तालमेल नहीं है। ये बिना तालमेल के गठबंधन बन नहीं सकता है। ये एक दूसरे को नेता मानते नहीं है। मंडे को रहेंगे एक नेता, ट्यूसडे को एक नेता, और बदलते रहेंगे। प्रधानमंत्री का पद इनके लिए कोई सेवा करने का अवसर प्राप्त करना नहीं है, वो अपनी सेवा के लिए है। सपा पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सपा तो वो पार्टी है, आप याद करिए पिछले लोकसभा में ये मायावती के साथ आए थे और मायावती ने कहा था कि सपा गुंडों की पार्टी है, इन्होंने कहा था बसपा महाभ्रष्टाचारी है। दोनों मिल गए,
सीटें आई 15। इस बार तो बसपा इनके साथ गठबंधन नहीं कर रही, अभी जो वक्तव्य आ रहे हैं। ठीक है, सोचिए क्या आएगा, अंडा शून्य आएगा, क्योंकि इनके पास फिर से कोई जमीन नहीं है और अखिलेश यादव केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। शेरवानी पहनने से कुछ नहीं होता है, जनता को टोपी पहनाते हैं फिर टोपी बदल देते हैं, जनता भी तो जवाब देगी ना। कई लोग कह रहे हैं कि आजम खान के सपोर्ट में सबने शेरवानी पहनी थी, ऐसा है क्या अनुराग जी? कमाल की बात है, शेरवानी से बड़ी दिक्कत है भाई। अब तो कपड़ों पे भी चर्चा होने लगी है। कल कोई सदरी पहन के जाएगा तो उस पर भी चर्चा होने लग जाएगी। कल कोई पाजामा कुर्ता पहन के जाएगा, कहेगा आपने पाजामा कुर्ता कैसे पहन लिया है, तो आपको तो यहाँ सफारी सूट पहन के आना चाहिए था। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी अभी अकेले दम पे चुनाव लड़ी थी और 36% वोट लेके आई थी, और जिन पार्टी की वो बात कर रहे हैं उनका क्या हसर हुआ है इस विधानसभा चुनाव में, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति किसको दिखाई पड़ रही है? वो कपड़ों में भी तुष्टीकरण खोज रहे हैं, सोचो आप। तो ये समाज का विकास कैसे कर सकते हैं? जिनको कपड़ों में तुष्टीकरण नजर आने लग जाए, जिनको रंगों में तुष्टीकरण नजर आने लग जाए, जिनको भाषा में भी कल हो सकता है तुष्टीकरण नजर आने लग जाए, तो भाई वो हमारे हिंदुस्तान जो इतना सतरंगी तरह का हिंदुस्तान है, जहां पे विभिन्न भाषाओं के विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो फिर हिंदुस्तान को एक करने की बात कैसे होगी जब हर चीज में तुष्टीकरण दिखाई पड़ेगा? हम तो कहते हैं आप विकास की बात क्यों नहीं करते? हम तो विकास की राजनीति की बात, जब से डिबेट पे आए हूं विकास की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, महंगाई की बात कर रहा हूं, हमारा देश कैसे आगे बढ़े इसकी चर्चा होनी चाहिए, कैसे किसान अपने पैरों पे खड़ा हो इसकी चर्चा होनी चाहिए, कैसे युवा अपने पैरों पे खड़ा हो इसकी चर्चा होनी चाहिए, कैसे हमारी जीडीपी बढ़े इस पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई कम कैसे चर्चा होनी, हमारा रुपया कितना मोटा हो जाए जो पतला होता जा रहा है इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर तो चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किसने क्या कपड़े पहन लिए इस पर चर्चा हो रही है। कमाल की बात है अंजना जी, क्या हो गया मेरे देश को कि चर्चा कपड़ों पे होने लगी है? कल इस बात पे चर्चा हो जाएगी कि भाई आप भदौरिया साहब, अरे 10 बातों पर चर्चा हो रही है, 10 बातें बोली जा रही हैं। आज चूंकि सबने एक साथ पहन के काली शेरवानी एक स्टेटस सिंबल बनाने की कोशिश की, उस पर है ना, कोई बुराई नहीं है। कौन कह रहा है बुराई? देता हूं इनको कपड़ों, बस मकसद बता देते कि इसके पीछे का राज क्या है। जैसे आपके हरे कुर्ते के पीछे भी एक राज है जो आप बताते नहीं है जनता को। लखनऊ का कल्चर है, लोग पहनते, अरे जनता को क्या बताना। लखनऊ भाई ये अवध का कल्चर है, शेरवानी पहनना। आज मन क्या अवध के कल्चर के हिसाब से मन करेगा। एक छोटा सा रिएक्शन उसके बाद नहीं हमारा देखिए ऐसा है अंजना जी, अगर अखिलेश यादव जी ने अपने गुरु आजम खां को बताया होता कि कपड़ों पे अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं, तो शायद उन्होंने जयप्रदा जी के लिए जो टिप्पणी करी वो मैं राष्ट्रीय चैनल पे तो कह नहीं सकता हूं। तो कौन अभद्र कपड़ों पे टिप्पणी करता है वो हम सब जानते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा चर्चा होनी चाहिए कि रोजगार कितना है। अरे 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव का बयान सुनना, उन्होंने कहा था 300 पार सीटें आई, 1/3 उसकी। क्यों आई? जनता ने नकार दिया उस व्यक्ति को जो सरकारी बंगला खाली करता है तो 200 रुपए की टोटी चुराता है, जिसके कार्यकाल में मुजफ्फरनगर दंगे हुए और वो पीड़ितों के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो जाके सफाई महोत्सव में डांस करवा रहा था। और मैं इतना ही कहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी कह रही है परिवार का साथ, परिवार का विश्वास। अगर परिवार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इनको ये समझ नहीं है कि उत्तर प्रदेश से क्या सफाई से भी एकदम छोटा सा मुझे रोहन जी के पास जाना है, प्लीज। मैं जवाब दे दूं, एकदम छोटा सा मैं जवाब दे दूं। देखिए ये होता है भाषा की संस्कृति और संस्कार। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका होता है तो संवैधानिक पद पे होता है, उसको जब तू तड़ाक करते हैं तो इससे पता चलता है कि संस्कार क्या है। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान पढ़िए। हाँ, संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति रहा हो, वो वक्तव्य मैं बोल जो मुख्यमंत्री रहा हो, उसको अगर तूता करोगे, आप अखिलेश यादव जी के लिए तूता करते हो, अच्छा नहीं लगता है। भाई देखो हम तो किसी के लिए तूता नहीं करते। पता नहीं कौन सा संविधान पढ़ रहे हो। मुझे लगता है कि क्यों ऐसा तूता करना। भाषा की मर्यादा तो अच्छी होनी चाहिए। अनुराग जी को एक बार मेरे साथ दिखाइएगा। संस्कार है कि भाषा की नियंत्रण होनी चाहिए। जब आजम खान ने जया प्रदा के लिए खाकी अंडरवेयर शब्द का इस्तेमाल किया था, आपने बोला था उसके खिलाफ। मिस्टर भदौरिया जी दोबारा से बोलिएगा। जब आजम खान ने जया प्रदा के अंडरगारमेंट्स के बारे में अमर्यादित कमेंट किया था, आपने उसके खिलाफ बोला था।
देखिए मैंने आपको एक बात बोली, कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी की। हाँ या ना? मेरे सवाल सुन लीजिए। कमाल की, अरे मेरी पूरी बात होने दीजिए। कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी की, जब उनसे सवाल ये पूछो कि आप कपड़ों पे राजनीति क्यों कर रहे हो, तो वो फिर पुरानी बातें उठा के लाएंगे। उनसे पूछो कि आज महंगाई दर 6% से ऊपर क्यों है, फिर पुरानी फिर पुरानी बातें लेके आओगे। आज पूछोगे कि बेरोजगारी दर 8% से ऊपर क्यों है, फिर पुरानी बातें करोगे। मतलब आपको आज पे चर्चा नहीं करनी है। आप तय कर लीजिए। देखिए मैं आ रही हूँ मैडम, आपके पास भी आ रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, जूही जी खुल के कह रही हैं कि जिस पार्टी के साथ कहीं पर गठबंधन है लेफ्ट के साथ, वहां उनके खिलाफ लड़ते हैं, यहाँ पर उनके साथ लड़ते हैं, कोई विचारधारा नहीं है आपकी, और वो खुलकर चुना। अब आपको इन तमाम पार्टियों को कैसे आप इकट्ठा करेंगे कांग्रेस की अगुवाई में? कैसे? ये तो वो लोग हैं जो आपकी पार्टी से निकले और कहां से कहां पहुंच गए आज। अंजना जी देखिए, मैं सबके एक एक करके जवाब दूंगा। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, पूरी जो भी उन्होंने भाषण दिया सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम किया। ये इनकी मजबूरी है कि 9 साल के तथाकथित अमृत काल के शासन के बाद भी अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए देश की जनता के सामने कुछ नहीं। आपका इतना बड़ा डिबेट शो है अंजना जी, पूरी उन्होंने जो भी 3-4 मिनट बात की सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम किया। ना कोई महंगाई की बात, ना बेरोजगारी की बात, ना महिलाओं की बात, कोई बात नहीं। क्यों? मजबूरी क्या है? आज 2023 का प्रधानमंत्री जी ने एक अल्टीमेटम दिया था कि किसान की आय दुगनी होगी, हर भारतीय को घर मिलेगा, हर घर में जल होगा 24/7। एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। और डर क्यों लगता है इतना कांग्रेस से? हम तो विपक्ष में हैं। अगर आपको अपने काम पे भरोसा होता तो कांग्रेस को कोसने की जरूरत नहीं है। और आपकी जो भाषा दिखती है वही आपका कल्चर दिखाती है कि भाजपा क्यों तड़प रही है, क्यों डर रही है। आज इतना बड़ा घोटाला हो रहा है फाइनेंशियल, क्यों भाजपा एक शब्द नहीं निकाल पा रही? क्या जनता के पैसे नहीं डूब रहे? हर चीज पे बीच में मत बोलिए, आपके उत्तर के लिए नहीं, ये आपका मोनोलॉग नहीं चल रहा, आपने बहुत बोल लिया। अंजना जी मुद्दा क्या है? अभी उनकी बी टीम ने, आप सुना होगा, वारिस पठान बोल रहे थे, दोनों लोग कांग्रेस को कोस रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति जब तक नहीं होगी तब तक इन दुकान दोनों की बन जाएगी। हम तो जनता के मुद्दे लेके चल रहे हैं ना, हमको जनता के मुद्दे पे भरोसा है। और भारत जोड़ो यात्रा ने हमारा भरोसे को और एक मजबूती दी है कि यस, हम जनता के मुद्दों पे बात करके जनता के साथ चल सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता में और हर भारतवासी में आया, हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं। ये क्यों हिमाचल भूल जाते हैं? इतना छोटा स्टेट है जहां से उनके अध्यक्ष आते हैं, वहां पे हार गए। वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसी प्रकार से कांग्रेस लड़ेगी। और कौन से मुंह से गौरव भाटिया बात कर रहे हो? बेरोजगारी की हम बात करें, हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात करें, आज डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें, हर जगह पे आप भारत को पीछे लेके गए हो। आपके पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। पका है 15 लाख, कहां पे है काला धन? बताइए ना, कहां पे 2 करोड़ रोजगारियां? आपके पास चैलेंज करता हूं, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 9 साल में 18 करोड़ नौकरी देने की बात जाने दीजिए। आप लोग देश की 14 करोड़ नौकरी खा गए। आपको अपने साथी पसंद है, 2-4 साथी मित्र पसंद है, आपको छोटा उद्योगपति पसंद है। नहीं, लंबा नहीं हुआ है सर, बोलने दीजिए। सुन लीजिए प्लीज। देश के अर्थतंत्र का आपने जो बुरा हाल किया है, आपको देश की जनता दिखाएगी कि आपके अहंकार का क्या हश्र होने वाला है। आपको बहुत कॉन्फिडेंस है ना कि हर बार हिंदू मुसलमान के नाम पे हम चुनाव जीत लेंगे, लोगों को डरा के। अब जनता समझ चुकी, आपका मुखौटा उतर चुका है। मुझे लड़के दिखाइए चुनाव हिंदू मुसलमान के बिना, अपने कार्यों पे, 9 साल के रिपोर्ट कार्ड पे, जनता के की वादे पूरे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कांग्रेस का कोसने का काम कर सकते हैं, आप उन्हीं भद्दी भाषा का उपयोग हमारे लीडर के लिए कर सकते हैं। गुजरात में कौन सा हिंदू मुसलमान का मुद्दा हुआ था सर? रोहन जी, गुजरात में कौन सा हिंदू मुस्लिम इशू उठा था? बिल्कुल अंजना जी, अगर आप गुजरात में हैं, अगर आप, बिल्कुल मैं वहीं पे था ना। लास्ट 15-20 दिन आप देखिए, उनके नेताओं के भाषण निकाल के देख लीजिए क्या था। हर मुद्दे पे वही, लास्ट के 5 दिन सारे मुद्दे वहीं पे आके हो गए थे। मैं आपको मैं भाषण दे सकता हूं। अब कंक्लूडिंग रिमार्क गौरव भाटिया जी सबकी तरफ से दीजिएगा आप एंड में, एकदम छोटे। वारिस पठान साहब। देखिए अंजना जी, मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने तो अपना एजेंडा सेट कर दिया है 2024 का, तो पूरा देश देख रहा है। इनके कर्नाटका के मंत्री ने क्या कहा कि हम चुनाव लड़ने वाले लव जिहाद के नाम के ऊपर चलिए, वहां भी विकास की बात नहीं है। इनकी जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, छुरी चाकू तैयार रखो, मुसलमानों के गर्दन काटने के में काम आएगा। वो मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं। तीसरा, इनके अगर जनता नहीं भी समझी होगी उनका मुद्दा तो आप जरूर समझा देंगे। नाम पे उन्होंने चालू कर दिया, आपको मुसलमानों को नरसंहार करो। जी, इन्होंने बोला ना मुसलमानों का नरसंहार करेंगे। ठीक है, धर्म शासक के नाम पे रुके। जी ममता बनर्जी एक चीफ अब 12 साल की इनकी तजुर्बा है। और हम बोलेंगे एआईटीसी ऐसे पार्टी है जो एकमात्र बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है।
फोन ऑडियो ले बाकी सारे पार्टियां जो कांग्रेस बोल रहे इतना बड़ा बड़ा दावे कर रहे हैं, गुजरात में क्यों नहीं कर पाए? हम लोग बोल रहे हैं बीजेपी का बी टीम होके कम कर रहा है। हम लोग कोई चुनाव लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान नहीं गए। हम लोग बीजेपी रूलिंग स्टेट त्रिपुरा और गोवा में भी गए, और गोवा में ठीक है। आपकी बातों में एक बड़ा सबक है कांग्रेस के लिए कि सबको बी टीम ना कहे। संगीत जी 2 लाइन से। संगीत जी को शायद आवाज नहीं जा रही। गौरव भाटिया जी सबकी बातों का जवाब दीजिए। हाँ, धन्यवाद। अंजना जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि जब 2024 के चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देखेंगी अंजना जी, जैसे गुजरात में इतिहास रचा गया है वैसे ही इतिहास रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और 400 सीटों से ज्यादा आएंगी। दूसरी बात, ठीक है, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।